हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरे विहान जो बना है सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। चलिए पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको रिविजन करवाई थी 1 मार्क्स क्वेश्चन की एंड वहां पे जितने भी क्वेश्चन थे ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए हुए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको ढेर सारा ज्ञान उस वीडियो से मिल गया होगा। ठीक है, वीडियो वो वाली अच्छी लगी है तो उसे लाइक कमेंट शेयर आपने कर दिया होगा। अब आपको इस वीडियो पर आ जाना है क्योंकि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड इस वीडियो में मैं आपको 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मैंने अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही उठाए हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ एंड तक बने रहना है क्योंकि एट द एंड मैं मेहनत किस लिए कर रही हूँ, मैं पढ़ा किस लिए रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें, और अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं अभी फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जिस भी कॉमर्स स्टूडेंट को लग रहा है कि उनके लिए लाइव क्लासेस आनी चाहिए, ये रिकॉर्डेड क्लासेस आनी चाहिए या डिटेल में क्लासेस आनी चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो वो आप एक काम कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, तो उसमें आप बता देना हमें, तो जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है माइक्रो एंड मैक्रो पोर्शन आने वाला है पेपर में, तो हम क्या करेंगे, हम माइक्रो से स्टार्ट करेंगे। एंड आपको ये भी अब तक क्लियर हो गया होगा कि पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसका हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफाइन इकोनॉमिक्स इन सिंपल वर्ड्स, ये आप खुद से कर सकते हो। एक्चुअली है ऐसा कि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिए हैं। ठीक है, जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही पास में है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक 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 क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि है क्या इसमें 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ना आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने 2 मार्क्स से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स से एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने 4 मार्क्स से उठाए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीसी। पीपीसी क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पीपीसी होता क्या है। A production possibility curve shows different combination of two goods that can be produced using available resources and technology। क्या बोला जा रहा है कि जो पीपीसी है ना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है। किसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है? कोई भी दो गुड्स के। ठीक है, और वो दो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं, वो भी जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनकी हेल्प से। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर दो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लेने सिर्फ दो गुड्स हैं एंड इन दो गुड्स का क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये पीपीसी का ही फिगर है। ठीक है, जिसमें दो गुड्स कौन कौन से लिए गए हैं, एक तो कॉटन और दूसरा है कॉर्न। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को ए बी सी डी एंड ई द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि एक यूनिट कॉटन की और उसका प्राइस क्या है, ₹10। ठीक है, एक यूनिट बोलो या 1 किलोग्राम जो कॉटन है उसकी प्राइस ₹10 है। बट यहाँ पर होता क्या है ना, इकोनॉमिक्स में यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कॉर्न की बात करें, हम मान लेते हैं कॉर्न की जो प्राइस है, एक यूनिट कॉर्न की प्राइस है ₹20। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब एक फैक्ट्री है, वो कंफ्यूज है कि मुझे कॉटन बनाना है या कॉर्न बनाना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं
0 यूनिट्स कॉटन की बनाता हूँ, मतलब कॉटन में बना ही नहीं रहा, मैं सारी यूनिट्स किसकी बनाऊंगा, कॉर्न की बनाऊंगा। और एक और बात है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का ही बजट है, ठीक है, उनके पास सिर्फ इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल है अगर मनी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 0 यूनिट्स कॉटन के बनाए एंड 5 यूनिट्स कॉर्न के बना दिए, ठीक है। तो जब उन्होंने 5 यूनिट्स कॉर्न के बनाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 100, मतलब उन्होंने अपने बजट का पूरा इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि एक यूनिट कॉर्न 20 रुपीज की थी, तो 5 यूनिट कॉर्न 5 मल्टीप्लाई बाय 20 100 रुपीज की हो जाएगी। इतनी बेसिक मैथ्स आई होप आपको आती होगी, है ना। चलिए, अब क्या हुआ, मार्केट में कॉटन की डिमांड बढ़ गई, तो फैक्ट्री ने सोचा अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम क्यों ना कॉटन बनाना भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 यूनिट्स कॉटन के बनाए, ठीक है, लेकिन उनके पास बजट तो कंस्ट्रेंट है, ठीक है, बजट तो चेंज हो नहीं रहा, उनके पास तो 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज में उनको कॉटन भी बनाना है और कॉर्न भी बनाना है, तो उन्होंने क्या किया, 2 यूनिट्स कॉटन के बनाए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद 4 यूनिट्स कॉर्न के बनाए, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80 हो जाएगा, और 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पे कंपनी को कम करना पड़ा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मार्केट में जो कॉटन की डिमांड है और ज्यादा हो गई, तो फैक्ट्री ने क्या किया, यहाँ पर 4 यूनिट्स कॉटन के बनाए एंड 3 यूनिट्स कॉर्न के बनाए। तो जब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 40 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे 60 आएगा, 40 प्लस 60 कर देंगे अगेन ₹100 आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद अगेन उन्होंने कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाई, तो यहाँ पर 6 यूनिट कॉटन के बढ़ाए एंड 2 यूनिट्स कॉर्न के बनाए, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 हो जाएगा, अगेन 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, आगे समझ में। अब उन्होंने मार्केट में ये ऑब्जर्व किया कि कॉर्न की तो डिमांड ही नहीं है, बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो उन्होंने कॉर्न के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, कॉर्न के प्रोडक्शन को यहाँ पे 0 कर दिया एंड कॉटन के प्रोडक्शन को 10 कर दिया, ठीक है, आया समझ में। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गया एंड कॉर्न के प्रोडक्शन को उन्होंने बिल्कुल 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट डी है और ये जो पॉइंट ई है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, वो भी 2 गुड्स के, इसी को बोलते हैं पीपीसी। मतलब ये पूरा ही क्या है, ये पूरा ही पीपीसी है, ठीक है, आया समझ में, ये पूरा ही क्या है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो शोज दैट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड सम क्वांटिटी ऑफ द अदर मस्ट बी रिड्यूस। बोला जा रहा है जैसे कि हमें पता है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, खासकर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना ही होगा। और आप देख सकते हो जैसे जैसे कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, तो वैसे वैसे कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पे घट रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे क्या देके रखा है, आपको एग्जाम्पल देके रखा है, इन अ विलेज फार्मर कैन यूज देयर लैंड टू ग्रो ईदर कॉटन और कॉर्न। बोला जा रहा है एक विलेज में जो फार्मर्स है वो अपनी लैंड का यूज, ठीक है, एक लिमिटेड लैंड है, समझिए कि ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड का यूज या तो कॉटन के लिए कर सकते हैं या तो फिर कॉर्न के लिए कर सकते हैं, या दोनों को आधा आधा उगा सकते हैं, ठीक है। इफ दे डिसाइडेड टू ग्रो मोर कॉटन दे विल हैव टू ग्रो लेस कॉर्न एंड वाइस वर्सा। बोला जा रहा है अगर फार्मर्स जो है ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना कॉर्न के प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाए या कॉटन के प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाए, तो उनको कॉर्न का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है, बस सिंपल वही बोला जा रहा है जो मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझाया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब सोचिए यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आ गया, तो आप ये चार्ट बना के एग्जाम्पल लिख दोगे और इतना लिख दोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएगा, उसमें क्या है, सेम यही चीज है, बस 2-3 लाइन और ऐड कर दी, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, मतलब बिल्कुल यही है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसका हम कौन सा क्वेश्चन उठाएं, सारे क्वेश्चंस आपको दे के रखे हैं, इसका क्वेश्चन हम उठाते हैं ये वाला, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो? A consumer shall be in equilibrium where he can maximize his satisfaction subject to his budget constraint. बोला जा रहा है एक कंज्यूमर को हम इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब उसको मैक्सिमाइज, जब उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, जबकि उसका बजट जो है वो कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सपोज कीजिए एक कंज्यूमर के पास क्या है, ₹20 है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है उसे चॉकलेट भी पसंद है, उसे आइसक्रीम भी पसंद है। ठीक है, आया समझ में? और जो चॉकलेट है उसकी प्राइस है ₹10 एंड जो आइसक्रीम है उसकी भी प्राइस है ₹10। तो जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, ₹20 में या तो वो दोनों चॉकलेट ही ले लेगा, ठीक है, या फिर ₹20 में वो 2 आइसक्रीम ले लेगा और चॉकलेट नहीं लेगा। ठीक है, एक ही चीज कर सकता है। या फिर ये भी कर सकता है कि एक चॉकलेट ले ले और एक आइसक्रीम ले ले, क्योंकि दोनों ही उसको इक्वली पसंद है। ठीक है, तो या तो वो 2 चॉकलेट्स ले सकता है, या तो वो 2 आइसक्रीम ले सकता है, या फिर एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम ले सकता है। बट आप खुद को अब इसकी जगह रखकर देखिए कि अगर आप 2 चीजें एक साथ कंज्यूम करोगे, वो भी 2 अलग अलग चीजें, और दोनों ही आपकी फेवरेट है, तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कंपैरिजन टू 2 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये वाले कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Thus, the consumer's equilibrium is a situation where the consumer does not want to move either forward or backward. तो consumer equilibrium ऐसी situation है जहाँ पर consumer ना ही तो पीछे जाना चाहता है, ना ही ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहता है जिससे उसको कम सेटिस्फेक्शन मिले, ना ही ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहता है जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब ज्यादा तो उसको मिल ही जाएगा, तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता क्योंकि उसका बजट जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो अगर चाहे भी कि 2 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम ले ले, या 2 आइसक्रीम या 1 चॉकलेट ले ले, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ ₹20 ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको जो हैं और उसके आंसर्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, यही कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इनकम? एवरेज इनकम का मतलब क्या है, राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो क्या देके रखा है, एवरेज इनकम is the total income earned divided by the number of people और यूनिट्स। बोला जा रहा है एवरेज इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लोगों की टोटल इनकम है, जो लोगों की टोटल इनकम है उसको नंबर ऑफ पीपल से, जितने भी लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल या फिर यूनिट्स दे के रखा है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला दे के रखा है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इट शोज हाउ मच ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न्स। एवरेज इनकम से हमें ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कीजिए 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स हैं और इनकी टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम है 1 लाख। ठीक है, आ गया समझ में? 10 वर्कर्स है मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स इतने हैं और टोटल इनकम इतनी है। तो पूछा जा रहा है कि एवरेज इनकम एक इंसान की कितनी होगी। हो सकता है इन 10 वर्कर्स की इनकम अलग अलग हो, किसी की 5,000 हो, किसी की 6, किसी की 8, किसी की 10, किसी की 12। ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन हमें नहीं जानना कि एक इंसान की पर्टिकुलरली कितनी, हमें तो बस एवरेज जानना है कि एवरेज एक इंसान की कितनी इनकम है। ठीक है, तो जब हमें एवरेज जानना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या है 1 लाख
और 1 लाख डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ रहा है आंसर हमारा 10,000। मतलब ऑन एन एवरेज एक पर्सन की जो इनकम है कितना कमाता है एक इंसान, 10,000। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पर हम उठा लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर मेनी सेलर्स एंड बायर्स ट्रेड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड नो वन कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। बोला जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, बहुत सारे बायर्स रहते हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट से डील कर रहे होते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अलग अलग शॉप्स राइस बेच रही है, अलग अलग शॉप्स व्हीट बेच रही है, ठीक है। एक के पास कोका कोला या अलग अलग शॉप्स कोका कोला पेप्सी ये सब बेच रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। अब प्रोडक्ट तो यहाँ पर सेम है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ना ही बायर प्राइस डिसाइड कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट का, ना ही सेलर प्राइस डिसाइड कर सकता है। तो ये ऐसे जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका प्राइस मार्केट से डिसाइड होकर आता है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से डिसाइड होकर आता है, ठीक है। आया समझ में। ऐसा नहीं कर सकते बायर्स की एक दुकान में जो राइस है वो 1 kg रुपीज 100 के मिल रहे हैं एंड दूसरी दुकान में 1 kg रुपीज 150 के मिल रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो सारे ही कंज्यूमर क्या करेंगे, वो सोचेंगे क्वांटिटी क्वालिटी सब तो सेम मिल रही है, तो क्यों ना जो मुझे कम में दे रहा है मैं उसके पास चला जाऊं। तो इस केस में जो बायर्स है वो अपने मन से डिसाइड नहीं कर पाते प्राइस, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए उसके बाद जो कंज्यूमर है वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब कंज्यूमर इसको बोलेगा, अगर कंज्यूमर इसको बोलेगा कि मुझे ₹50 में दे दो, क्योंकि एक और शॉप है मैं देखकर आया हूँ उसमें मुझे ₹50 में राइस मिल रहे हैं, सेम क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के, ठीक है। तो ये जो दुकान वाला बोलेगा जा वहीं से ले ले, मैं तो नहीं दे रहा। ऐसा क्यों बोलेगा, उसको पता है तू नहीं लेगा तो कोई और आके ले लेगा, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी की ये चीजें हैं, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन ऐसे ही प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो खाने पीने की चीजें होती हैं और लोगों को वो चाहिए रहती है, ठीक है। इसलिए प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं हो पाते, वो मार्केट से ही डिसाइड होकर आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो परफेक्ट कंपटीशन का आई होप मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको की पॉइंट देके रखा है, मेनी सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आइडेंटिकल गुड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एक और नई चीज आपको बताई गई है कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब किसी को भी शॉप खोलनी है बिल्कुल खोल सकते हो, कोई भी लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं, और किसी को शॉप बंद करनी है आप बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद प्राइस टेकर्स, इसका मतलब क्या है, जैसे मार्केट में प्राइस डिसाइड हुआ वैसे ही बायर को वो प्राइस पे देना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, मार्केट फॉर व्हीट राइस और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सेम चीज बोली जा रही है कि ये जो व्हीट राइस अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये सभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर हम शटडाउन पॉइंट समझ ले, ठीक है, ये भी आ सकता है। The shutdown point is a level of output where a firm revenue just cover its variable cost। बोला जा रहा है कि शटडाउन पॉइंट में क्या होता है, जो फर्म रेवेन्यू कमाता है ना, जितना भी फर्म रेवेन्यू कमा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस फर्म की वेरिएबल कॉस्ट ही कवर हो पाती है। कौन सी कॉस्ट कवर हो पाती है, वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है फिर से जान लो। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होते हैं जो कि आउटपुट कितना बन रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जितना प्रोडक्शन होगा उतना रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा। लेबर्स हो गए, ठीक है, जितना आउटपुट बनेगा उतने ज्यादा लेबर्स रखने पड़ेंगे, जितना आउटपुट नहीं बन रहा, मतलब कम आउटपुट बन रहा है या कम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कम गुड्स बन रहे हैं, तो लेबर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये एट द एंड आउटपुट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा आपने नाम सुना होगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट से आउटपुट कितना बन रहा है उनसे फिक्स्ड कॉस्ट को कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि किसी कंपनी ने
बिल्डिंग ले रखी है, ठीक है, अपने ऑफिस खोलने के लिए बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, तो उसको हर महीने रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी कंपनी में कोई प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको मतलब नहीं है, ठीक है, किराएदार को मतलब नहीं है, वो अपना रेंट लेगा ही लेगा। उसके बाद अगर इम्प्लॉइज है, हर महीने हम इम्प्लॉइज को जो है उनको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहे, इम्प्लॉइज को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद मशीनरी का एग्जांपल ले सकते हो, अभी कोई मशीनरी खरीद के रख ली, भले उसको यूज कर रहे हो कि नहीं, लेकिन हर साल तो डेप्रिसिएशन लगेगा, समझ में आया। तो वो सभी चीजें किसमें आ जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट में। तो बोला जा रहा है शटडाउन पॉइंट में क्या होता है, जो फर्म इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है जिसमें वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाता, फिक्स्ड कॉस्ट तो छोड़ ही दो, मतलब रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर पा रहा कि वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर पाए एंड उसके अलावा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को तो हटाओ, वेरिएबल कॉस्ट जितना भी कंपनी नहीं कमा पा रही, तो उस केस में कंपनी को टेम्पररी क्लोज करना पड़ता है अपना बिजनेस, ताकि उसको ज्यादा लॉसेस ना हो, ठीक है। इफ द प्राइस फॉल बिलो दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट से नीचे प्राइस चला जाता है, ठीक है, द फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन टेम्पररी टू अवॉइड लॉसेस, सेम वही बात बोली जा रही है ना। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि सपोज अ बेकरी सेल्स कपकेक्स, एक बेकरी है जो कि कपकेक्स बेचती है। आइटम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, सैलरीज। फिक्स्ड कॉस्ट में रेंट सैलरीज यहाँ पर हमें दे के रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाता है, रेंट सैलरीज, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर दिन कितने लगते हैं, ₹1000 पर डे, ठीक है, मतलब हर दिन ₹1000 तो लगना ही लगना है कंपनी का। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दे के रखा है कि एक कपकेक पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना लगता है, ₹10, मतलब वेजेस वगैरह को मिला के, यहाँ पे सिर्फ एक कपकेक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये तो फिक्स्ड कॉस्ट बताया जा रहा है, इसमें कपकेक वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ पर कपकेक, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है एक कपकेक को बनाने के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है, ₹10, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि एक कपकेक जो है वो कितने पे बिक रहा है, कितने पे बिक रहा है, ₹12 पे, ठीक है। तो बोला जा रहा है द बेकरी कवर्स वेरिएबल कॉस्ट एंड अर्न्स समथिंग फॉर फिक्स्ड कॉस्ट सो इट कंटिन्यूज। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो वेरिएबल से तो ज्यादा ही है, ₹2 ज्यादा है। तो बोला जा रहा है कि कंपनी जो है वेरिएबल कॉस्ट तो बियर कर पा रही है, साथ में ₹2 एक्स्ट्रा भी कमा रही है, जिससे वो फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ा सा बियर कर ले, तो उस केस में जो है बिजनेस चलेगा, ठीक है, उस केस में बिजनेस को कंटिन्यू करने देंगे। हो सकता है बेकरी नई नई खुली हो तो स्टार्टिंग में इतना प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता, ठीक है, आया समझ में। बट इफ प्राइस फॉल्स टू 8 पर कपकेक, बोला जा रहा है लेकिन अगर सेलिंग प्राइस को ₹12 से ₹8 कर दिया गया, वो भी पर कपकेक, मतलब कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था, तो जो कपकेक्स बनाए हुए थे उसको बेचने के लिए जो सेलर है, जो बेकरी वाला है, उसने सोचा क्यों ना पर कपकेक में प्राइस ₹8 कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम देख पाएंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ₹10 है, मतलब जितने का ये कपकेक बिक रहा है उससे ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस कंडीशन में जो बेकरी वाला है वो वेरिएबल कॉस्ट ही बियर नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बेकरी की शॉप को ताला लगाना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। आ गया समझ में। सेलिंग एट 8 मींस दे कांट इवन कवर द 10 द ₹10 वेरिएबल कॉस्ट, मतलब अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा। द शट डाउन प्रोडक्शन, दिस इज द शट डाउन पॉइंट, और वो प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट किस पे, चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए हम कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ये देख लेते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझाए तो बस सेम वही चीज होती है, ठीक है। उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत सारे बायर्स रहते हैं और बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद नो सिंगल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस किसी भी कमोडिटी की डिसाइड होती है परफेक्ट कंपटीशन में, उसको कोई भी बायर या कोई भी सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, मतलब चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सारे ही फर्म्स जो है इस मार्केट में क्या कर रही होती हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। तो इसलिए कंज्यूमर किसी भी सेलर को प्रेफर नहीं करता कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे मैक्रो पोर्शन पे। मैक्रो पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी हम 2 मार्क्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर में से, पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरी कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करो। ठीक है, तो बोला जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, जहाँ पे हम अपनी पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में सब चीजें पढ़ते हैं। और एक चीज और आप समझ सकते हो, मैक्रो में ए आता है जिसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट यूनिट की बात करते हैं, वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई आता है, तो मतलब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। एंड एक और चीज समझ सकते हो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या फिर बिग। ठीक है, लार्ज पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है जहां पर हम अपनी पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ठीक है, फोकसिंग ऑन टोटल इनकम, यहाँ पे मैंने टोटल वर्ड का बताया था, बस वही दे के रखा है। जैसे कि हम अपनी पूरे नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं अपनी कंट्री। ठीक है, टोटल इनकम के बारे में पता लगा रहे हैं, या फिर कितने टोटल आउटपुट्स एक साल में हमारी कंट्री में बने वो देख रहे हैं। ठीक है, या फिर कितना एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारी कंट्री में हम वो देख रहे हैं, या फिर प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री में कितनी हो रही है वो हम देख रहे हैं। सो एट द एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपनी पूरी इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, एग्रीगेटली हम बात करते हैं हर एक यूनिट के बारे में। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर एग्जांपल देके रखा है, जैसे कि नेशनल इनकम को स्टडी करना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी रेट कितना है हमारी कंट्री में वो देखना, या फिर प्राइस लेवल चेक करना। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सभी एग्जांपल्स किस में आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम अपने दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें से हम कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिस्पोजल इनकम, सॉरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद हमारे पास बचती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इट इज द इनकम ऑफ अ पर्सन, ये किसी इंसान की या फिर किसी हाउस होल्ड की इनकम होती है जो कि बच जाती है, लेफ्ट मतलब बच जाना, आफ्टर पेइंग टैक्सेस, जब वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देता है, एंड वो बची हुई इनकम या तो वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा है, अब एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की इनकम कितनी है, 50,000, उसमें से आपके फादर टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 10,000। ठीक है, तो आपके फादर के पास कितना पैसा बच रहा है, 40,000। तो ये जो 40,000 है वो क्या है, ये जो 40,000 है ये है आपके फादर की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, आगे समझ में। अब इस 40,000 से आपके फादर क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। आपने भी देखा होगा
कि घर पे जैसे ही आपके पापा की सैलरी आती है तो सबसे पहले तो आपकी मम्मी लिस्ट तैयार करती है कि ये सामान लेना है, ये इस महीने के खर्चे हैं। उसके बाद वो कुछ सेविंग्स के लिए भी बचा लेती हैं, ठीक है? तो सपोज कीजिए यहाँ पर आपके घर के जितने भी खर्चे हैं वो कितने आए लिस्ट बनाने के बाद 35,000। तो 5,000 जो बच रहे हैं उसको आपकी मम्मी क्या करेंगी, उसको आपकी मम्मी कर देंगी सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5,000 सेविंग के लिए रख लिए, ये 5,000 एक्सपेंसेस के लिए रख लिए, स्पेंडिंग्स के लिए रख लिए, ठीक है? आ गया समझ में? तो वही चीज बोली जा रही है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि टैक्स पे करने के बाद बचती है और इसमें से या तो हम स्पेंड करते हैं या तो सेव करते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए वही एग्जांपल सेम हमें दे के रखा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और चीज देखो, पर्सनल इनकम क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स पे करने के पहले की रहती है, ठीक है? आ गया समझ में? और पर्सनल इनकम टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम में जिस भी सोर्सेस से हम पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है? सैलरी मतलब जॉब करके सैलरी आ रही है हमारे पास, या फिर हमने अपनी जमीन या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई घर रेंट पे दे रखा तो किराएदार हमें पैसे दे रहा है, ठीक है? या फिर हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? या फिर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वहां से हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो इन सभी को जब ऐड कर दोगे तो आपकी पर्सनल इनकम यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? लेकिन वो टैक्स पे करने से पहले की होनी चाहिए। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है, मनी एंड बैंकिंग। तो इसका हम कौन सा क्वेश्चन ले लें? इसका हम क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ अ मनी। सप्लाई ऑफ अ मनी का क्या मतलब है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। बोला जा रहा है ये पूरी टोटल मनी है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है? हमें ये नहीं जानना कि पूरे साल में कितना सप्लाई ऑफ मनी था, ठीक है? इतना तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। हम आज की डेट निकाल के बोल रहे हैं कि आज की डेट में बताओ कि कितना सप्लाई ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में है, ठीक है? समझ में आया? जैसे कि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में स्टॉक एंड फ्लो के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? जिसमें स्टॉक जो है वो बात करता है पर्टिकुलर टाइम के बारे में और फ्लो जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। सेम वैसी ही बात होती है सप्लाई ऑफ मनी में। सप्लाई ऑफ मनी में हमें सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में, जस्ट अभी जो पूछा जा रहा है अभी के बारे में बताओ कि हमारी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, ठीक है? तो आप खुद सोचिए हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है वो कैसे पता चल सकता है, ठीक है? क्योंकि किसी के पास कैश रहता है, किसी के बैंक अकाउंट में रहता है। तो इन सभी को जब हम ऐड कर देते हैं ना तब हमारे पास क्या आ जाता है, सप्लाई ऑफ मनी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम लोगों के पास कितना पैसा है वो देखते हैं और उनके बैंक्स में कितना पैसा है वो देखते हैं और दोनों को ही ऐड कर देते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे? हम यहाँ पर ले लेते हैं व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। क्या बोला जा रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारी कंट्री में एक साल के अंदर अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है? उनका टोटल ही क्या होता है? उनका टोटल होता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है? आ गया समझ में? जैसे कि हम मान लेते हैं 2023 में हमारी कंट्री में, ठीक है, 1 करोड़ की वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज बना, ठीक है? या फिर वैल्यू नहीं तो डायरेक्ट यूनिट जितने बने हैं वो लिख दो, ठीक है? तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझिए कि एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, टोटल क्वांटिटी बताई जाती है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है। और एक और चीज ध्यान में रखना, एट अ गिवन प्राइस लेवल, इसका मतलब क्या है? करंट प्राइस जो होता है। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई 2023 का निकाल रहे हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उनकी 2023 में क्या प्राइस थी, हम उस पे ही कैलकुलेट करेंगे। हम 2000 में क्या प्राइस थी उन प्रोडक्ट्स की, उस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ ईयर एट करंट प्राइस, सेम वही बोला जा रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर अंदर, उनके करंट प्राइस पे क्या निकाला जाता है, एग्रीगेट सप्लाई निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। इकोनॉमिक्स में जो है मॉनेटरी टर्म्स में बात होती है तो उनकी वैल्यू ही निकाली जाती है, ठीक है। आगे समझ में, क्वांटिटी में इतना समझ में नहीं आता कि कितने नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, ठीक है। आया समझ में, चलिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। पीडीएफ में आपको और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे, आप वहां से और पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अगेन ये क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिए हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, हम जानते हैं। पीपीसी क्या होता है, पढ़ा दिया था ना, ठीक है। तो इसको दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताना है। The central problems of an economy refers to the basic economic problems that arise because resources are limited but human wants are unlimited। क्या बोला जा रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की इसलिए क्रिएट होती हैं, इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है, इंसानों की इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। जब तक वो जी रहे हैं उनकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। Every economy, whether rich or poor, faces these problems while deciding how to use its scarce resources efficiently। क्या बोला जा रहा है, हर एक इकोनॉमी, चाहे वो बहुत अमीर इकोनॉमी हो चाहे पुअर हो, उनको इस चीज की प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो कि स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे बांटा जाए और जितने भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें लगाया जाए। मतलब अपने रिसोर्सेज का वो कैसे एफिशिएंटली अच्छे तरीके से यूज करें, ये प्रॉब्लम हर एक को फेस करनी पड़ती है, हर कंट्री की इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या है। सो मेनली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। सेकंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और थर्ड क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में ये परेशानी आती है कि हम बनाए ही क्या, ठीक है, कौन से गुड्स बनाए, क्योंकि 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर को चाहिए, हम जैसे आम लोगों को चाहिए बेसिक नेसेसिटीज का सामान और भी सामान, ठीक है, जो हमारे लिए बना हो। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो सप्लायर्स को चाहिए, सेलर्स को चाहिए, प्रोड्यूसर्स को चाहिए, जैसे कि मशीनरी हो गया, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ठीक है। आगे समझ में, तो वही प्रॉब्लम आती है कि ये वाले गुड्स बनाए जाए या ये वाले गुड्स बनाए जाए, ठीक है। और साथ में ये प्रॉब्लम भी आई जाती है कि कितनी क्वांटिटी के गुड्स बनाए जाए। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, गुड्स हम कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर ज्यादा रहते हैं, मशीनरी कम रहती है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल मतलब मशीनरी ज्यादा रहता है, लेबर कम रहता है। दोनों में ही प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए, अगर लेबर ज्यादा रहेंगे, मशीनरी कम रहेगी, तो लेबर्स क्या है, थकते भी हैं, लेबर्स को छुट्टी भी चाहिए रहती है, वो ब्रेक भी लेते हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। वहीं पर मशीनरी जो है अपना काम पूरे तरीके से करती है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो तो नहीं थकेगी, वो तो नहीं बीमार होगी, है ना। समझ में आया। और यहीं पे अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, सिर्फ मशीनरीज को रख रहे हैं, लेबर को बहुत नेग्लिजिबल कम रख रहे हैं, तो उस केस में भी दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जिस वजह से अगेन हमारी इकोनॉमी में ही प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी बैलेंस करना है। प्रॉब्लम पढ़ लो तो सॉल्यूशन यही है कि बैलेंस करना है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। उन लोगों के लिए जो कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पैसा देकर चीजें खरीद रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कमा नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे, उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए जमीनें वगैरह रखी हुई है, ठीक है, दादा परदादा ने जमीनें रखी हुई है, ठीक है।
तो दोनों ही केस में हमें बैलेंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग है वो थोड़ी ना इतने मतलब बुढ़ापे में जाके कमाएगा, तो उस केस में अगर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है पहले का जो उसने कमाया है, उसके दादा परदादा ने कमाया है, तो उसको सामान दे दो, ठीक है? या फिर वो लोग जो कि मेहनत करके आपको पैसा ला कर दे रहे हैं तो उनको सामान दे दो। तो मतलब इन तीनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप बैलेंस करके चलो, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं? नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसका कौन सा क्वेश्चन उठाए? यही उठा लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होता है? गिव डेफिनेशन, डेफिनेशन भी बताना है। यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन और प्लेजर ऑफ अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विस। क्या बोला जा रहा है? किसी भी गुड या सर्विस से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर जो प्लेजर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? आगे समझ में? जैसे कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, और आपने जाके आइसक्रीम खा ली तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब हमने आइसक्रीम को कंज्यूम किया, गुड को कंज्यूम किया और हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ पर्सन्स वांट इज फुलफिल्ड बाय अ प्रोडक्ट। मतलब यूटिलिटी ये मेजर करती है कि एक प्रोडक्ट से एक इंसान की कितनी इच्छा, मतलब कितना वो सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है? कितना उसका जो इच्छा थी वो पूरी हो पाई है, ठीक है? अब यहाँ पर जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल है ना, उन्होंने यूटिलिटी की अलग डेफिनेशन दे के रखी है, जिसका मीनिंग तो सेम है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब यूटिलिटी क्या है? एक कमोडिटी की जो पावर होती है जिससे वो सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है किसको? ह्यूमन वांट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देके रखा है, व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर टू क्वेंच थर्स्ट द सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम इट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अगर कोई प्यासा इंसान है उसको पानी का ग्लास दे दिया जाएगा ताकि उसकी प्यास बुझ जाए, तो जो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, जो संतुष्ट वो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में हम सबसे पहला क्वेश्चन ही उठा रहे हैं क्योंकि डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। 2 मार्क्स में मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी जानना है, ठीक है? तो पहले क्या बोल के रखा है? डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोला जा रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बिल्कुल भी लेवल ऑफ आउटपुट के कारण चेंज नहीं होती, ठीक है? आगे समझ में? आउटपुट बन रहा है, नहीं बन रहा, कितना बन रहा है, कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, इससे फिक्स्ड कॉस्ट को कोई मतलब नहीं है। रेंट देना है तो देना है, सैलरी देनी है तो देनी है, ठीक है? आया समझ में? वहीं पे अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट लगेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ठीक है? अगर आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, आउटपुट घट रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। इनफैक्ट आउटपुट अगर बन ही नहीं रहा है, जीरो हो जाता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी उस केस में जीरो हो सकता है, ठीक है? क्लियर हुआ? एग्जिस्ट इवन इफ आउटपुट इज जीरो। देखो यहाँ पर देके रखा है कि अगर आउटपुट जो है वो जीरो है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा हमारी कंपनी में, तब भी उस केस में वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं, ठीक है? क्योंकि वो फिक्स रहते हैं। वहीं पर अगर आउटपुट जीरो है तो उस केस में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दे के रखे, रेंट, सैलरी इन मशीनरी। मशीनरी क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे आप मशीनरी को यूज करो या ना करो। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में आए तो एग्जांपल देके रखा है, रॉ मटेरियल, जितना आउटपुट बनेगा उतना रॉ मटेरियल लगेगा, जितने लेबर्स रखोगे, वर्कर्स रखोगे, उनको वेजेस देने पड़ेंगे। अब मशीनरी रख ली है, मशीनरी का जितना यूज करोगे उतना फ्यूल भी लगेगा, ठीक है? आगे समझ में? अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वहीं पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड करते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ठीक है? आगे समझ में? नेक्स्ट फिर क्या है? यूजुअली लॉन्ग टर्म कॉस्ट आर फिक्स्ड। जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो होते हैं ना, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया ही था आपको, सैलरी वगैरह, ये सब फिक्स्ड ही रहते हैं, ठीक है? आगे समझ में? वहीं पे
अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं आउटपुट के हिसाब से, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसका हम कौन सा क्वेश्चन उठाने वाले हैं? इसका हम ये वाला क्वेश्चन उठाएंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती है, एक तो होता है रेवेन्यू, एक तो होता है प्रॉफिट। स्टूडेंट्स जो है इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम है, लेकिन ये चीज गलत है। रेवेन्यू क्या है, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको सेल करके आपके पास जो पैसा आ रहा है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। आगे समझ में? वहीं पे प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जितना पैसा आपके पास आया, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए थे उसको बेच के जितना भी रेवेन्यू आपके पास आया, उसमें से जितना खर्चा आप उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कर चुके हो, जब आप उसको माइनस कर देते हो ना, तो उनके डिफरेंस से जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर हुआ? सपोज कीजिए आपने 100 बैग्स बनाए, ठीक है, 100 बैग्स आपके सेल भी हुए, तो उससे आपको कितना रेवेन्यू आया? 1 लाख रेवेन्यू आया, ठीक है। लेकिन इन 100 बैग्स को बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी लगी थी? 50,000 लगी थी, ठीक है। 50K मतलब 50,000, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50,000, ठीक है। आपने लेबर वगैरह को पैसा दिया, मशीनरी वगैरह लाए, है ना, इन सब में आपके 50,000 लगे हैं। तो जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे ना, आपके पास 50,000 बचेगा, ठीक है। और यही 50,000 क्या होगा? यही 50,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। अब हम रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द इनकम अर्न बाय अ फर्म, जो फर्म इनकम अर्न कर रही है फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, अपने बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के। इट हेल्प्स टू मेजर हाउ मच मनी और बिजनेस रिसीव्स फ्रॉम इट सेल्स। सेम वही बात है, सेल करके एक बिजनेस ने कितना पैसा कमाया उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 टाइप के रेवेन्यू होते हैं। सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो क्या है? टोटल मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हमने बेचा, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर सपोज कीजिए हमने 100 बैग्स बेचे, तो उससे हमें जो रेवेन्यू मिला है 1 लाख, वही क्या होगा? टोटल रेवेन्यू, ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट पे, एक बैग पे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। अब इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहे तो आप देख सकते हो, फॉर्मूला क्या बनेगा। एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल रेवेन्यू कितना आया है? 1 लाख, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने बेचे हमने? 100 बैग्स, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास ₹1000 बच रहा है। इसका मतलब क्या है? एक बैग से, ठीक है, एक बैग से एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ₹1000 मिल रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। आया समझ में? टोटल रेवेन्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे कि हमें पता है 1 बैग की जो प्राइस है ₹1000 है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि हमने कितने बैग जो है वो सेल किए हैं, 100 बैग्स। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिक मैथ से कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूले को देख, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। तो क्या देके रखा है? एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ गुड। क्या बोला जा रहा है? एक और यूनिट सेल करने पे जो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि 100 बैग्स पे 1 लाख रुपीज जनरेट हुआ, ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन हमने क्या किया? एक और बैग सेल कर दिया, ठीक है, एक और यूनिट बैग का सेल कर दिया, जिसके कारण अब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना हो चुका है?
टोटल रेवेन्यू बढ़ के 1,01,000 हो चुका है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो उस केस में एक और यूनिट बढ़ने पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मतलब 1,01,000 रुपीज, सॉरी 1,01,000 रुपीज, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो इससे पहले का रेवेन्यू था। ठीक है, जब ये एक और यूनिट सेल नहीं हुआ था उससे पहले का रेवेन्यू, जो कि क्या था, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा ₹1,000। तो ये 1,000 ही क्या है, ये 1,000 ही है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, दो तरीके से आप निकाल सकते हो, माइनस करके भी, और इसका एक और फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसके थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू। आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो मैंने आपको बताया कि पहले रेवेन्यू इतना था, टोटल रेवेन्यू अब इतना हो गया। तो आप देख सकते हो कितना चेंज आया है, 1,000 रुपए का चेंज आया। कैसे निकला, माइनस कर दो, 1,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,000। उसके बाद डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है, पहले 100 थी अब 101 हो गई, मतलब एक ही क्वांटिटी चेंज हुई है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, एट द एंड आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। और इस फॉर्मूले से भी क्या आया था, 1000 ही आया था। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देके रखा है, जैसे कि अगर एक शॉप ने 5 शर्ट्स सेल करी है और एक शर्ट का प्राइस ₹200 है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 200 करोगे, ₹1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें एवरेज रेवेन्यू पूछा जा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो टोटल रेवेन्यू है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, और वो क्या आया है, ₹200 पर शर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब सपोज कीजिए 5 शर्ट पहले बिक रही थी, अब एक और शर्ट बिक गई, 1 मोर शर्ट। ठीक है, मतलब अब 6 शर्ट्स बिक रही हैं, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया, 6 शर्ट बिकने पे 1200 आया, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में 200 किया तो 1200 आ गया। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, उस केस में आप माइनस कर सकते हो, 1200 माइनस 1000, जो अभी का रेवेन्यू है उसमें से पहले का रेवेन्यू आप माइनस कर दो तब भी आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले के थ्रू करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में हम सीलिंग प्राइस देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 एसेंशियल कमोडिटीज ऑन विच सीलिंग प्राइस इज एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, हमें क्या बताना है, ऐसी 4 कमोडिटीज बतानी है जिसपे इंडिया में सीलिंग प्राइस लगता ही लगता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सीलिंग प्राइस होता क्या है। ठीक है, दो तरीके की चीजें रहती हैं, तो सीलिंग प्राइस या फिर फ्लोर प्राइस। तो सीलिंग प्राइस इज अ मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग टू एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर। बोला जा रहा है सीलिंग प्राइस वो मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है किसी कमोडिटी पे, किसी प्रोडक्ट पे, ताकि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जो टमाटर है वो पहले, मतलब उनकी मार्केट जो प्राइस डिसाइड हुई है वो कितनी हुई है, ठीक है, उनकी प्राइस डिसाइड हुई है 1 किलो ₹50। ठीक है, आया समझ में? लेकिन जो शॉपकीपर है वो कितने में बेच रहे हैं, 1 किलो ₹80 में। ठीक है, उस केस में जो कंज्यूमर है वो टमाटर कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें ज्यादा में बेचना है, तुम ज्यादा से ज्यादा 60 में बेचो, इससे ऊपर नहीं जाओगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस क्या कर दिया है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस। ठीक है,
क्लियर हुआ एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर क्या देके रखा है, द गवर्नमेंट में फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑन व्हीट, राइस, शुगर, एडिबल ऑयल, मतलब खाने की चीजों पे ज्यादातर गवर्नमेंट इस तरीके की सीलिंग प्राइस लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एसेंशियल कॉमोडिटीज बोला जा रहा था, तो हमने बता दिया व्हीट, राइस, शुगर और एडिबल ऑयल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और होता है फ्लोर प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। वहां पर क्या था, सीलिंग प्राइस में मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम प्राइस फिक्स्ड, ठीक है। आ गया समझ में। एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कि प्राइस जो डिसाइड हुआ है 1 किलो किसका, राइस का, ठीक है। 1 किलो राइस का जो प्राइस, मार्केट प्राइस डिसाइड हुआ है वो ₹20 हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। लेकिन ₹20 डिसाइड होने पर भी, ₹20 डिसाइड होने पर भी जो क्या बोलते हैं, फार्मर्स हैं जो राइस बेचते हैं वो खुश नहीं, उनको लगता है इतना पैसा उनके लिए काफी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है, तुम्हें अगर कम लग रहा है तो 1 किलो प्राइस को तुम कम से कम कितने में बेच सकते हो, ₹22 में बेच सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में। हो सकता है फार्मर ने सोचा कि मैं ज्यादा कमा लेता हूं तो 1 किलो राइस की प्राइस में ₹30 कर देता हूं, तो गवर्नमेंट बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगी बिल्कुल नहीं, तुम कम से कम प्राइस जो है वो कितना रख सकते हो, ₹22 रख सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। नहीं, इसको हम चेंज करते हैं, इसमें कंफ्यूजन आएगा, इसको हम चेंज करते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 किलो चावल की जो प्राइस है ₹20 डिसाइड हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फार्मर्स को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है, और कंज्यूमर उनसे राइस खरीद नहीं रहे थे अच्छे से। तो जो फार्मर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 किलो राइस जो है 15 रुपए में बेचना चालू कर दिए, ठीक है। तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो बीच में आई, उन्होंने बोला ठीक है, इतना कम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या ही प्रॉफिट होगा, इससे अच्छा तुम एक काम करो, कम से कम इतना प्राइस रख दो, ₹18, ठीक है, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, कंज्यूमर भी आके खरीद लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब वो कम से कम प्राइस रख रहे हैं गवर्नमेंट, इसी को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ठीक है। इस वाले एग्जांपल पे ध्यान देना, ये जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। तो जब गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लिमिट लगाती है उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, जब मैक्सिमम प्राइस लिमिट लगाती है उसको हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस, ठीक है। सो फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम सेलिंग एट वेरी लो प्राइस। मतलब इस केस में जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर्स को, सेलर्स को, फार्मर्स को, ठीक है, सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो इतने कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट ना बेचे, जैसे कि ये फार्मर 20 की जगह 15 पर बेच रहे थे, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, द गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर व्हीट एंड राइस टू इंश्योर फार्मर गेट अ फेयर प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, फ्लोर प्राइस फिक्स कर देती है, किस पे, व्हीट और राइस पे, ठीक है। ये यूजुअली होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रो के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और बाकी जितने हैं आप कर ही लोगे। अब हम मैक्रो के 3 मार्क्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पर हम उठा लेते हैं, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे उसके 3 मार्क्स क्वेश्चंस देख लिए। अब हम एक काम करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं 4 मार्क्स करवा देती हूँ क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स का पेपर पास में है, ठीक है। और 2, 3, 4 मार्क्स में आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लगभग। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, तो पहला चैप्टर तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इसमें से हम एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पेपर में जो डिफरेंस बिटवीन है ना वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। राइट डिफरेंस बिटवीन
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, ये 3 सेक्टर्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है। आप ऐसे प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में, तो बेसिस पे क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, बेसिस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ठीक है। प्राइमरी से समझ में आता है सबसे पहला, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से डील किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना। तो ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज की एक्टिविटीज देखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, व्हीट, राइस, ये सब उगाते हैं, तो वो क्या वो किस चीज में शामिल है, प्राइमरी सेक्टर में शामिल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो सपोज कीजिए व्हीट उगाया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच डाला, ठीक है। व्हीट बेच डाला, क्यों, क्योंकि उनको फ्लोर में कन्वर्ट करना था, आटे में कन्वर्ट करना था व्हीट को। तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो किस में आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, क्योंकि इस केस में जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद उस आटे को पैक वैक कर दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ही कर दिया। अब उस आटे को क्या करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है या फिर शॉपकीपर तक पहुंचाना है, ठीक है। तो उस केस में किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जहां पे हमें मिल जा रही हैं, उसे हम टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंशिएशन यही है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और इन सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जो सपोर्ट करती है, उन सर्विसेज को हम टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आया समझ में। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, सेम वही बात बोली जा रही है। फिर टर्शियरी सेक्टर में बात करें तो इट इंक्लूड्स सर्विसेज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही होती है, एंड ऐसी सर्विसेज जो कि किसको सपोर्ट कर रही होती है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। आगे समझ में। सो बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटीज दी जाती है इन दोनों सेक्टर्स को। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, एग्जांपल्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का मैंने बताया, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गया, फिशिंग की जाती है, ठीक है। फिशिंग भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर में ही आती है वो एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि पानी में मछली उसको निकालना ही है बस, उसको कुछ कन्वर्ट तो किया नहीं जा रहा है ना। देन उसके बाद माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सभी चीजें हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को हम किसमें लिखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में लिखते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सभी चीजें, सभी एक्टिविटीज किसमें आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। फिर टर्शियरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, जहाँ पे लोन वगैरह इन दोनों सेक्टर्स को दिया जाता है, हेल्प की जाती है। फिर उसके बाद टीचिंग सर्विसेज, ये भी सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह देना, ओके। और कुछ भी दिमाग में आता है वो भी आप एग्जांपल्स में ऐड करने चाहिए, ऐड कर सकते हो, लेकिन वो सही होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल पे। तो क्या बोला जा रहा है, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो रॉ मटेरियल किसको प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इट यूजेस रॉ मटेरियल टू मेक फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सेम वही बात बोली जा रही है कि यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो सेकेंडरी सेक्टर की कंपनीज होती हैं, या फिर वो इंडस्ट्रीज जो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं, वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर की बात करें तो क्या देके रखा है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में बोला जा रहा है, इट इज द बेस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस कहलाया जाता है
प्राइमरी सेक्टर। अगर किसी को रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो हम तक चीजें कैसे पहुंचेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर को बेस बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। वहीं पर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो बोला जा रहा है इट एड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। अब चलो, रॉ मटेरियल बना भी दिया प्राइमरी सेक्टर ने, तो जब तक वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा या उसमें कोई चीजें एड ऑन नहीं होंगी तब तक वो मतलब प्रॉपर कुछ बन कैसे पाएगा। ठीक है, आगे समझ में, जो प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो हम तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इट एड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल में वैल्यू एड करी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में बोला जा रहा है इट सपोर्ट एंड कनेक्ट्स अदर सेक्टर्स। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है एंड एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अब कंक्लूजन क्या देके रखा है, ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर पर इंटरडिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर के लिए टर्शियरी सेक्टर पर भी निर्भर है और प्राइमरी सेक्टर भी टर्शियरी सेक्टर पर निर्भर है, क्योंकि रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर तक लाना या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक लाना या फिर रॉ मटेरियल को कस्टमर तक पहुंचाना या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, टर्शियरी सेक्टर की होती। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आया। द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेम वही बात बोली जा रही है। द सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट देम इनटू गुड्स। ठीक है, एंड द टर्शियरी सेक्टर हेल्प इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंड टर्शियरी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी हेल्प करता है। कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर में और कमेंट में भी कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेशनल इनकम पे आ जाते हैं। तो नेशनल इनकम से हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं और वो मेथड सिर्फ 3 ही मेथड है और तीनों मेथड से जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। ऐसा नहीं है अलग अलग आएगा, तीनों सेम आएगा। फिर आप सोच रहे हो कि 3 मेथड क्यों बनाए, ताकि अगर एक से हमें समझ नहीं आ रहा कि आंसर सही आया है कि नहीं तो दूसरा मेथड इस्तेमाल करके हम उसको क्रॉस चेक कर पाए। ठीक है, या फिर तीसरा मेथड इस्तेमाल करके क्रॉस चेक कर पाए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो बोला जा रहा है नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर जो लोगों ने प्रोडक्शन किया था और उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, उससे कितनी टोटल इनकम जनरेट हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। 3 मेन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इनकम मेथड, थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ तीनों में डिफरेंस क्या है। वैल्यू एडेड नाम से ही समझ में आ रहा है जहां जिसमें वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू ऐड करके भी हम नेशनल इनकम निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद इनकम मेथड, मतलब जितने भी लोग हमारी कंट्री में हैं उनकी इनकम्स को ऐड करके या फिर जितने भी रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री के, उनकी इनकम को ऐड ऑन करके, मतलब ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि कितने लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी कंट्री में लोग हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इंसान के पास इनकम आएगी वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो खर्चा करेगा ही। तो जब खर्चा कर रहा है तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा जैसे इनकम मेथड से आया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब हम डेफिनेशन एंड फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो बोला जा रहा है इन दिस मेथड द टोटल वैल्यू ऑफ final goods and services produced in all sector like agriculture, industry and services during a year is added। क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ
फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू ऐड होती है, इंक्लूड करी जाती है, जो कि सारे सेक्टर्स की होती है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विसेज की सेक्टर में, मतलब टर्शरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आ जाती है? सेकेंडरी। और सर्विसेज किसमें आ जाएंगी? टर्शरी, ठीक है। तो इन सभी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या करते हैं? उसकी टोटल वैल्यू को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि नेशनल इनकम हर साल निकलती है, ऐसा नहीं 10 साल की नेशनल इनकम में हम इकट्ठा निकालते हैं, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर इन तीनों सेक्टर में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकल जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसको हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सपोज कीजिए फार्मर है, ठीक है। फार्मर है, उसने, यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं आउटपुट, ठीक है। इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट मतलब रॉ मटेरियल होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। तो फार्मर ने कोई भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और उसने क्या किया? उसने यहाँ पर यहाँ पर 100 रुपए का गेहूं उगा लिया, ठीक है। 100 रुपए का गेहूं उगा लिया, हम लिख लेते हैं यहाँ पे वीट, वीट का एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद मिलर ने क्या किया? मिलर ने क्या किया? जो वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं, आटे में कन्वर्ट करते हैं, उन्होंने इस फार्मर से ये वीट खरीदा। 100 रुपए का जो वीट था वो खरीद लिया, ठीक है। कितने में खरीदा? ऑफकोर्स 100 रुपए में खरीदा। मतलब यहाँ पर जो मिलर का इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, जो उसने फार्मर से खरीदा, वो कितने का हो जाएगा? 100 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इस मिलर ने इस वीट को आटे में कन्वर्ट किया, जिसमें कुछ पैसे भी लगे होंगे और कुछ अब उसने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, और इस 100 रुपए के वीट को उसने बेकरी वाले को भेज दिया, बेकर को भेज दिया। कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया, ठीक है। आ गया समझ में? और बेकर ने क्यों लिया होगा? ऑफ कोर्स ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए, ठीक है। हम मान लेते हैं ब्रेड बनाने के लिए उसने लिया, चलिए मान लेते हैं केक बनाने के लिए लिया। अब ये जो 120 का जो आटा है, जो कि इस बेकर ने लिया है, वो उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड है। तो बेकर के लिए इनपुट कितना हो जाएगा? 120, और उसने क्या किया? ब्रेड बनाया और कस्टमर को बेच दिया कितने में? 150 में। मतलब उसने 30 रुपए अपनी मेहनत का रखा कि मैंने इतनी मेहनत करके ब्रेड बनाया है, उसे कन्वर्ट किया है, और 150 उसने क्या किया? या फिर केक बनाया, मान लेते केक बनाया है, और 150 उसने कस्टमर को बेच दिया केक, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फार्मर ने अपनी मेहनत का 100 रुपए ऐड किया है। कैसे पता चला? 100 माइनस, उल्टा करके देखो, 100 माइनस 0 करोगे क्या आ जाएगा? 100 रुपए। अपनी मेहनत का फार्मर ने 100 रुपए लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 120, यहाँ पर 100 है, 120 माइनस 100 करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। मिलर ने अपनी मेहनत का 20 रुपीज लिया। फिर 150 माइनस 120 करोगे तो 30 आ जाएगा। मतलब बेकर ने अपनी मेहनत का 30 रुपए लिया, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब क्या होगा? अब हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम इन चीजों को ना देखते हुए सिर्फ इन चीजों को देखेंगे कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है, और इनको जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो 100 प्लस 20 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 150 आएगा।
और यहाँ पर एट द लास्ट आप देख सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट जो बना था वो 150 का ही बना था। ठीक है, कंज्यूमर के पास 150 का ही प्रोडक्ट आया था, 150 का ही केक आया था। आ गया समझ में? तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, सिर्फ एड ऑन वैल्यू जो है वही हम ऐड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आउटपुट देख रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट हम इसे मान रहे हैं, 100 ले लिया, यहाँ से 120 ले लिया, यहाँ से 150 ले लिया, तीनों को प्लस कर दिया, तो इससे नेशनल इनकम गलत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुरानी जो वैल्यू है वो भी ऐड ही रहती है। जैसे कि इस 120 में ये 100 रुपए भी थे, उसने तो अपना सिर्फ 20 रुपए जोड़ा ना, ये 100 रुपए तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके थे। इस 150 में 120 भी इंक्लूड थे, इसने तो अपनी मेहनत का सिर्फ 30 रुपए ही जोड़ा था जो बेकार था। समझ में आया? तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू एडेड ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? अब फॉर्मूला आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने इनपुट माइनस किया था, और इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। तो अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करो, इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इनकम मेथड पे, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबकी इनकम को कैलकुलेट। इन दिस मेथड ऑल इनकम रिसीव्ड बाय पीपल फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने पे, पहले भी बता चुकी हूँ शायद कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी कॉमोडिटी प्रोडक्ट गुड बनाने के लिए जो जो चीजें हेल्पफुल रहती हैं उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाता है। ठीक है, उसके पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है। जैसे कि लैंड हो गया, सपोज कीजिए आपको फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले जमीन चाहिए रहेगी, है ना, तो वो जमीन अल्टीमेटली आपको फैक्ट्री खोलने में हेल्प करेगी, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। अब लैंड आ गया तो लेबर भी चाहिए रहेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो लेबर ही बनाएंगे, वही काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद लेबर रख लिए तो कैपिटल भी तो चाहिए रहेगा, पैसा वगैरह, मशीनरी वगैरह। ठीक है, आ गया समझ में? तो पैसा भी चाहिए रहेगा, तो ये भी एट द एंड हेल्प ही कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इसको भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे। ठीक है, उसके बाद कैपिटल भी है हमारे पास, तो हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए रहेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, ऑनर वगैरह, ठीक है, मैनेजर वगैरह चाहिए रहेगा। ठीक है, जो अपना टाइम कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये भी हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर, तो इसको भी हम किसमें कैलकुलेट करेंगे या किसमें इंक्लूड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, जिसने आपको लैंड दी है, आपने रेंट पे लैंड ली, तो वो क्या करेगा, आपसे रेंट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकम है वो कैसे आ रही है, रेंट के फॉर्म में। लेबर आपसे क्या लेगा, वेजेस लेगा, उसको इनकम कैसे मिल रही है, वेजेस के फॉर्म में। जिसने आपको कैपिटल दिया है, आपकी कंपनी में कैपिटल दिया है, वो आपसे क्या उम्मीद करता है, आप उसको इंटरेस्ट दो, तो उसकी इनकम कैसे आ रही है, इंटरेस्ट के थ्रू। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो अपना टाइम दे रहा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ मुझे दिया जाए। ठीक है, तो ये भी उसके लिए क्या है, इनकम ही है। ठीक है, आगे समझ में? तो इनकम मेथड में जब आप रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। बस वही फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, बस वही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब लोगों ने कितना खर्चा किया है, उन सभी को ऐड करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इन दिस मेथड वी ऐड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया है, या फिर जो बिजनेस है, ऐसा तो है नहीं हम जैसे आम लोगों को ही खाने पीने की जरूरत है या खर्चा करने की जरूरत है। जो बिजनेसमैन है ऐसा तो है नहीं कि भूखा रह के भी जिंदा रह रहे हैं, अमर है ना। समझ में आया? तो सबको ही
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंज्यूमर हो, बिजनेसमैन हो या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो भी खरीदते हैं चीजें, वो भी खर्चा करते ही हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब खर्चे के थ्रू हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आ जाता है, हम खुद को ही पहले रखते हैं, आम नागरिक को पहले रखते हैं, तो कंजम्पशन जो हम जैसे आम लोग करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ले आते हैं बिजनेसमैन को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। आजकल तो आम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, पहले तो हम नेसेसिटी की चीजों पे या फिर जो भी शौक है उस पे खर्चा करते हैं, चीजों को कंज्यूम करते हैं, वो भी खर्चा है, तो यहाँ पर हाउस होल्ड की बात हो रही, ठीक है। फिर बिजनेसमैन खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट क्या एक तरीके का खर्चा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना, वो आपको सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे कि रोड बना के देता है, रेलवेज, एयरलाइंस, तो इन सब चीजों में इकोनॉमी की भलाई के लिए, इंडिया की भलाई के लिए गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, ठीक है, तो उसको भी हम खर्चा मानेंगे, गवर्नमेंट को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और चीज आ जाती है, क्या, जो फॉरेन ट्रेड चलता है, फॉरेन सेक्टर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है बाहर की कंट्रीज के साथ, उसमें भी खर्चा किया जाता है, उसमें भी खर्चा होता है, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसको इंक्लूड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है, बाहर गया है सामान और उससे हमें पैसा मिला है, ठीक है, और जितना भी बाहर से सामान आया है जिससे पैसा हमने फॉरेनर्स को दिया है या दूसरी कंट्रियों को दिया है, उसको माइनस कर दो, तो आपके पास पता चल जाएगा आपको कि कितना खर्चा आपने फॉरेन सेक्टर में किया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ये जो बाहर का खर्चा, इनको ऐड कर दो, तो सिंपली आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट था क्या, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऑल थ्री मेथड्स, value added method, income method and expenditure method help to calculate the total national income of a country accurately। तीनों मेथड के थ्रू हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम हर साल निकाल सकते हैं और तीनों के आंसर सेम आएंगे और करेक्ट आएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में से हम ये वाला क्वेश्चन उठाएंगे, व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है, बहुत से लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है हम उसको समझा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी 5 फंक्शंस लिखने हैं सेंट्रल बैंक के, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज द मेन बैंक ऑफ अ कंट्री, सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्री की मेन बैंक होती है, दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, जो सारे ही बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल भी करती है, रेगुलेट भी करती है, इन चीजों को मैनेज भी करती है, हेल्प भी करती है, ठीक है। आगे समझ में, मैनेजेस एंड कंट्रोल में सभी चीजें आ जाती हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या होती है, मेन बैंक होती है हमारी कंट्री की, जो कि चीजें मैनेज करती है और कंट्रोल भी करती है। और चीजें किस चीज की बात कर रही हूँ, बैंक की बात हो रही है ना, तो हर चीजों को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं, वही हमारी क्या है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो ये सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, आरबीआई, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है ताकि हमारी कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, भरपूर पैसा रहे हमारी कंट्री में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और हमारी कंट्री हमेशा ग्रो करे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक के आपको फंक्शंस दे के रखे हैं। सबसे पहले तो इशू ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंक ही करेंसी बनाती है, जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, 500 के नोट हो गए, मतलब 100 के हो गए, अभी 1000 2000 के तो बंद हो गए हैं, तो ये सभी नोट्स जो है कौन बनाती है, सेंट्रल बैंक ही इशू करती है, हमारी आरबीआई ही इशू करती है, ठीक है। आ गया समझ में। द सेंट्रल बैंक हैज द सोल राइट, सोल राइट मतलब एक अधिकार, सिर्फ उनके पास ही अधिकार है, मोनोपोली है, ठीक है, टू इशू करेंसी, ताकि वो क्या कर सके, करेंसी को इशू कर सके, टू इशू करेंसी नोट्स इन द कंट्री, हमारी कंट्री में। समझ में आया।
इन इंडिया आरबीआई इशू ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी, 1 रुपए को छोड़ के सारे ही जो नोट्स है ना वो आरबीआई इशू करती है हमारी कंट्री में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बोला जा रहा है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सभी क्या है, ये हम जैसे आम लोगों के लिए बैंकर्स हैं। ठीक है, हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम आरबीआई की बात करें तो वो किसका बैंकर है, वो गवर्नमेंट का बैंकर है। इट एक्ट एज अ बैंकर और खास और क्या है, एजेंट भी है। ठीक है, मतलब हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उन्हें एडवाइस भी करता है, एज एडवाइजर भी एक्ट करता है टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है आरबीआई, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो जो बैंक है ना उनके भी बैंकर बन जाते हैं, मतलब सारे ही बैंक्स के पप्पा बन जाते हैं। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका पप्पा कौन है, आरबीआई। ठीक है, आगे समझ में। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू अदर बैंक्स, फैसिलिटीज देता है दूसरे बैंक्स को, लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे कि उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, गिविंग लोन्स, लोन्स देना जरूरत पड़ने पर अगर उनके पास पैसों की कमी आती है, एंड मेंटेनिंग रिजर्व्स, और रिजर्व्स मेंटेन करके रखना ताकि जरूरत पड़ने पर उन रिजर्व्स का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, आगे समझ में। फिर उसके बाद एक और फंक्शन देके रखा है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। लोन से रिलेटेड जो चीजें हैं, क्रेडिट से रिलेटेड चीजें हैं, उन्हें भी आरबीआई कंट्रोल करता है। कैसे, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई करना है इकोनॉमी में, या फिर रोकना है, या फिर कम करना है, या फिर ज्यादा करना है, इन सब का डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेता है, थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स। कैसे, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे कि बैंक रेट हो गया। बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या देती है, लोन देती है, तो वो उनसे इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, तो उनको अगर लगता है कि इंटरेस्ट ज्यादा करना है तो वो ज्यादा कर देंगी, अगर लगता है कम करना है तो वो कम कर देंगी। मतलब बैंक रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, वो कौन डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, जब वो पैसा किसे देती है, कमर्शियल बैंक को देती है। फिर उसके बाद सीआरआर। ठीक है, फिर उसके बाद रेपो रेट। यहाँ पर एक चीज समझना, बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब सेम ही है। डिफरेंस क्या है, इस कंडीशन में जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेता है और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन लेता है, लेकिन दोनों का ही जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो आरबीआई है वो कस्टोडियन है। कस्टोडियन कैसे, इट मैनेजेस द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कंट्री जो है ना हमारी कंट्री इंडिया, वो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखती है, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन्स फॉरेन कंट्री के साथ हो रहे हैं तो उनके लिए उनके पास करेंसी रहे। ठीक है, एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, ताकि जो भी वैल्यू है करेंसी की उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ना कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर हुआ। ज्यादा हो गया तो फिर भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन सेक्टर के साथ, फॉरेन की कंट्रीज के साथ हमारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, डज द सेंट्रल बैंक प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ताकि स्टेबिलिटी बनाए रखे या बने रहे हमारी कंट्री में। किससे रिलेटेड, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मतलब मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी हमारी कंट्री में बनी रहे और पैसों की कमी ना आए। ठीक है, कंट्रोलिंग क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करना, लोन को कंट्रोल करना। फिर इंश्योरिंग द स्मूथ वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है, वो स्मूथली चलता रहे, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब बार्टर सिस्टम क्या होता है वो तो आपको पता ही है, बहुत इजी है ना। जब हम सामान के बदले सामान देते हैं उसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना।
अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें से हम कौन सा टॉपिक उठाएं या कौन सा क्वेश्चन, यही उठा लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? राइट इट्स मेन कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है वो बताने हैं। तो बोला जा रहा है एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडी बोलते हैं, मींस द टोटल डिमांड ऑफ फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम पीरियड में जितनी भी टोटल डिमांड हो रही है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारी कंट्री में बने हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बताया भी था एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल होता है। तो सिंपल याद रखना है, एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, ठीक है। डिमांड किसकी करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज की करोगे। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे बनेगी? हमारी कंट्री में ही बनेगी, ठीक है। आगे समझ में, मतलब एक साल के अंदर अंदर कितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बन रही है और उनकी डिमांड हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इट शोज द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स ऑन द कंट्रीज आउटपुट। मतलब हमारी कंट्री में जितना भी आउटपुट बन रहा है, उसमें हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है, फर्म कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, और जो फॉरेनर्स हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो हम कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं। एक खर्चा ऐसा होता है जैसे कि मेरी फैक्ट्री या फिर मेरी शॉप है, ठीक है। किस चीज की शॉप है? कॉस्मेटिक्स की शॉप है। तो मैंने लिपस्टिक वगैरह, जो भी क्रीमें वगैरह होती है, वो खरीद ली और मैंने बेच दी। मैंने खरीदी, मेरा खर्चा हुआ, लेकिन मैंने क्यों खरीदी? खुद के लिए खरीदी क्या? नहीं, बेचने के लिए खरीदी। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। वहीं पे अगर मैं कहीं से या किसी शॉप से क्रीम्स वगैरह कॉस्मेटिक का सामान ला रही हूँ और उसे यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि वो खर्चा मैंने खुद के लिए किया है, कंज्यूम करने के लिए किया है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए खर्चा कर रहे हो, वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। बस ध्यान इतना रखना है, आप खरीद के कहीं बेच नहीं रहे, ठीक है। चलिए, क्या बोला जा रहा है? इट इज द टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? हम खर्चा क्यों कर रहे हैं, या हाउस होल्ड खर्चा क्यों कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहा है, खाने के लिए, फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए, या हाउसिंग के लिए, और भी नेसेसिटी की चीजें होती है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक होती है क्यों खर्चा किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जब हम पढ़ रहे थे ना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके, उसमें भी समझाया था कि खर्चे कितने कितने तरीके के होते हैं। एक तो जो हम जैसे आम लोग करते हैं, दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेसमैन करते हैं। सो इट इज द स्पेंडिंग बाय बिजनेस फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं और खर्चा करते हैं, अगर उनको मशीनरी की जरूरत है ताकि वो क्या बना पाए? गुड्स बना पाए, या फिर किसी इक्विपमेंट या टूल्स की जरूरत है, या फिर बिल्डिंग की जरूरत है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आउटपुट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट फिर हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है। इट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर। किस लिए खर्चा करती है? खुद के लिए। खुद के लिए करती तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता, लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए खर्चा करती है? सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा होता है, डिफेंस के लिए होता है, हमारे देश को बचाने के लिए होता है खर्चा, हमारे देश की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए होता है खर्चा, हेल्थ को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये सब खर्चा कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे होंगे, तो वो इसीलिए बने होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उस पर खर्चा करती है, ठीक है, या उनको बनाने में गवर्नमेंट खर्चा करती है। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस भी देखे होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर हम आ जाते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पे। मतलब जो टर्म्स या जो वर्ड्स आपने देखे थे ना एक्सपेंडिचर मेथड में, उनको इलैबोरेट करके यहाँ पे समझाया जा रहा है, और कुछ नहीं। फिर नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है? एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से माइनस किया जाता है। एक्स मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स मतलब है एक्सपोर्ट्स, एम मतलब है इंपोर्ट्स, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, क्या बोला जा रहा है? इट मींस द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ?
चलिए, अब पढ़ के आप भी थक गए होंगे। पढ़ा के मैं थकती तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम 10-10 घंटे की वीडियो बनाएँ। बना भी दी तो आप उतना पढ़ोगे नहीं। तो मैंने लिमिटेड वीडियो बनाई है जिसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएँ, सिमिलर चीज़ों को हमने छोड़ दिया है, मेन चीज़ों को पढ़ा दिया है। और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो पीडीएफ में आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगती है कि आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, कॉमर्स से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, नीचे गूगल फॉर्म दिया होगा, तो आप लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर तरीके से हम वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से आप परिविहान के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए हमारी तरफ से, ठीक है? आ गया समझ में? अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।